गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो में बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, 10-12 दिन में एग्जाम्स हैं, तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करो। 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मोर एजुकेशन करके चैनल का नाम है। और कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है 28 से लेके, और 3 मई तक मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। थ्योरी प्रैक्टिकल 100% सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, हम लोग 1000 रुपीज फीस स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, बेसिकली मैं एमबीए पढ़ाता हूं, 2006 से पढ़ा रहा हूं, 18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है जो बच्चों से रिलेशन बने, आगे एमबीए में क्लासेस में बच्चा मेरे पास आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जॉब रिपोर्ट आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें उन्होंने बताया कौन सा जॉब आने वाला है। बिग डेटा, फिनटेक, एआईएमएल, जबरदस्त डिमांड आएगी। तो आप लोग जो एमबीए में स्पेशलाइजेशन चूज करें, ये वाला स्पेशलाइजेशन चूज करना जहां पर डिमांड ज्यादा होगी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग डिक्लाइनिंग जॉब दिखाई देगा आपको, पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर, इनकी जॉब जाने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मेरी क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे चलती है। उसके अलावा मैं IIM अहमदाबाद टॉप 20 स्कूल ऑफ एमबीए, जहां मैं हर साल बच्चों को लेके जाता हूं, ये हर साल की फोटोज आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके अलावा मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूं, मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूं, मैं अलग अलग कॉलेजेस में, आपके आर्या कॉलेज हो गया, अलग अलग कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूं। राइटर भी हूं, एमबीए का बुक्स में 2008 से लिखा हूं, 2010 में बुक लिखा, 2011 में बुक लिखा। ये सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे आप लोग को। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कॉस्टिंग की क्लासेस तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ की साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि अगर मान लो आप एमबीए का प्लान भी कर रहे हो कहीं से भी, तो मेरे से बात जरूर करना। क्योंकि बेसिकली मार्केट पे इतने काउंसलर्स घूम रहे हैं जो कमीशन एजेंट्स हैं, पैसा लेंगे, एडमिशन कराएंगे और फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। यहां पे मैं 2 साल तक आपको पढ़ाऊंगा, और कौन सा कॉलेज बेस्ट है, 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चे पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक कॉलेज को जानता हूं अंदर क्या कराएगा, कितने का प्लेसमेंट देगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पूरा डिटेल मिलेगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल जरूर भेजना अगर एमबीए का अगर प्लान कर रहे हो आप। और बाकी अगर आपको क्लासेस लेनी है कॉस्टिंग की, तो प्रॉपर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप प्रॉपर क्लासेस लो, कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर बोलना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ो, और कोई डाउट आए तो मेरे को बोलना। चलिए शुरू करते हैं, है ना। देखिए, यूनिट नंबर 2 के अंदर, वैसे IMTBL का यूनिट फर्स्ट बाकी है। यूनिट 2 के अंदर मैंने आप लोग को एथिक्स करवा दिया, एक्लिप्स। उसके बाद में आपका ये भगवत गीता हो गया, रामायण हो गया। अच्छा, रामायण करना है अपने को, एक्लिप्स वाला करवाया था ना, वैदिक 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 वैदिक। भगवत गीता हो गया, फिर रामायण और कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये पढ़ना है अपने को, ठीक है। इधर से आपका यूनिट नंबर 3 हो गई कंप्लीट, यूनिट नंबर 4 हो गया, और यूनिट नंबर 5 हो गया, ठीक है। ये सारे मैंने करवा दिए। SK चक्रवर्ती बाकी है शायद, महात्मा गांधी हो गया था ना, CK प्रसाद हो गया था। अच्छा, अब सुनो वापस आ जाओ। अभी अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो 2 टॉपिक करेंगे, रामायण और कौटिल्य अर्थशास्त्र। डालो हेडिंग डालो, टॉपिक का नाम लिखो कौटिल्य अर्थशास्त्र। इंटरेस्टिंग है। और इस बंदे ने जो चीजें बनाई थी ना, वो आज भी इंडियन गवर्नमेंट मतलब पूरी दुनिया की गवर्नमेंट यूज करती है उसको। भाई, अगर आपको किसी भी कंट्री को चलाना हो तो क्या टैक्स लोगे नहीं लोगे, बताओ? टैक्स लोगे। उसी टैक्स से तो आप आर्मी खड़ी करते हो, उसी टैक्स से पुलिस वाले आते हैं, उसी टैक्स से आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोलते हो। तो कहने का मतलब ये है कि राजा महाराजा से चला आ रहा है ये। ऐसा नहीं है टैक्स अभी स्टार्ट हुए कि इनकम टैक्स बन गया, सेल टैक्स बन गया। ये चीजें कहां से चली आ रही है? उस टाइम पे इसको हिंदी में क्या बोलते थे, बोलो, कर। और ये जनता को देना पड़ता था। अगर जनता ये कर नहीं देगी ना, तो फिर वो राजा महाराजा काम नहीं कर सकते। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो उसको अपन क्या बोलते थे, टैक्स बोलते थे, नहीं बोलते थे, बोलो। चलो, अभी अपन स्टार्ट करते हैं। यहां से आप लोग पहले कौटिल्य निकाल लो, कौटिल्य करेंगे, उसके बाद में फिर अपन यहां से निकाल लो। मिल गया आपको कौटिल्य अर्थशास्त्र। पॉइंट्स लिख लेना। कहीं ना कहीं ये मतलब राजा महाराजा के टाइम पे जो कौटिल्य करके बंदा नहीं था, जो महाराजा का वो हुआ करता था, क्या बोलते हैं, PA, जिसको बोलते हैं, जो अर्थशास्त्र होते थे, ठीक है, इकोनॉमिस्ट। ये कौन थे आपके? इकोनॉमिस्ट थे। इधर देखना भैया, कौटिल्य वन ऑफ पॉपुलर नोन एज चाणक्य। इस कौटिल्य को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं अपन? चाणक्य बोलते हैं। इज अ की एडवाइजर ऑफ इंडियन किंग चंद्रगुप्ता, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था? ये की एडवाइजर था। और चंद्रगुप्त ने पूरे के पूरे इंडिया को राजा बन चुका था, आपको पता है। और इसका जो एडवाइस करने वाला बंदा था वो कौन था? चाणक्य। चाणक्य को तो जानते हो? नहीं। हाँ, चाणक्य का शिष्य था।
कौन गुरु था? चाणक्य गुरु था, तो चंद्रगुप्त मौर्य शिष्य हो गया ना, ये कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन, दिखाई दे रहा आपको, इन द एम्पायर। अब इधर आ जाओ, ही हेल्प द चंद्रगुप्त मौर्य हु वाज अटेंड टू बी अ नंदा थ्रोन ऑफ अर्थशास्त्र 15 चैप्टर्स। सुना भैया, अर्थशास्त्र के अंदर टोटल चैप्टर कितने थे? 15, 380 श्लोक थे और 4960 सूत्र थे। तो ये सारा का सारा मिला के अर्थशास्त्र बने। अगर आज अपन अर्थशास्त्र को पढ़ना शुरू कर तो अनलिमिटेड है ये। इट्स एक्सीलेंस वाज इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी। ध्यान से देखना भैया, अर्थशास्त्र का जो मेन वर्क था ना, प्लीज प्लीज बात मत करो, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी। अर्थशास्त्र का मेन काम क्या था? इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी। तो जितने भी ये किंग बने, जितने भी राजा बने हैं ना, उन सब राजा ने अर्थशास्त्र को फॉलो किया। पहले राजाओं ने फॉलो किया, आज सारी की सारी कंट्री की गवर्नमेंट अर्थशास्त्र को फॉलो करती है। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमी, इकोनॉमिस्ट। अगर आप देखें तो मनमोहन सिंह जो है ना, वो इकोनॉमिस्ट था, इसलिए मनमोहन सिंह ने गवर्नमेंट अच्छी चलाई। वो तो सोनिया गांधी बीच बीच में उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करती थी। इधर आ जाओ भैया, आपको दिखाई देगा, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य द रूल्स शुड बी यूज इन द मीन्स टू अटेन द गोल्स एंड द एक्शन रिक्वायर्ड फॉर द मॉरल सेक्शन। भाई आपका जो कंट्री है उसके गोल तो होंगे, आपकी कंट्री के गोल्स, आपकी कंट्री के रूल्स, उनको अगर अचीव करना है तो उसके लिए अर्थशास्त्र की जरूरत थी। वो कौटिल्य ने दिया, जिसको अपन बोलेंगे कौन? चाणक्य। कौटिल्य कौन था? चाणक्य था। द वेरियस लेसन, क्या क्या दिया इसने? सबसे पहला वर्ड दिया इसने इंटरेस्ट। हाँ भाई, आज अगर आपके पास पैसा है, किसी को भी देते हो ब्याज, ब्याज लेते हो नहीं लेते हो, उससे इंटरेस्ट बोलेंगे। 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट आर डिजाइन्ड बाय कौटिल्य। 5 तरह के इंटरेस्ट डिजाइन किए थे इसने। अपन लोग याद है चक्रवर्ती ब्याज सुना है आप लोगों ने? क्या बोलते हैं उसको? कंपाउंड इंटरेस्ट, पीरियोडिकल इंटरेस्ट, स्टिपुलेटेड इंटरेस्ट, डेली इंटरेस्ट, यूज ऑफ प्लेज आर्टिकल्स। प्लेज आर्टिकल का मतलब गिरवी रख के। ऐसे ब्याज पे देते हो क्या पैसा? अगर किसी को लाख, 2 लाख, 5 लाख ब्याज पे दोगे तो उससे बोलोगे ला भैया सोना लिया, ला घर के प्रॉपर्टी के पेपर लिया, क्या ला रहे तो? वो गिरवी रख तब ब्याज पे पैसा देंगे। तो ये अलग अलग तरह के थे। डेली इंटरेस्ट भी था, कंपाउंड इंटरेस्ट भी था, पीरियोडिकल इंटरेस्ट भी था 3-3, 4-4 महीने का, स्टिपुलेटेड इंटरेस्ट भी था। इसके लिए प्लेज आर्टिकल, प्लेज मतलब अपन क्या करते थे? आर्टिकल्स गिरवी रखा के वो दिया करते थे। इंटेंड द आइडिया ऑफ एक्सप्रेसिंग द इंटरेस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द इंडियंस। मतलब कहने का मतलब ये, ऐसा नहीं अति ब्याज नहीं होता। जैसे कई लोग होते हैं जो कुछ भी ब्याज ले लेते हैं, तो कुछ भी ब्याज लिया और डूबता है। ब्याज उतना लो जो आज अगर गवर्नमेंट लेती है 10%, 12% साल का, वही होना चाहिए। ऐसे तो नहीं साल का 40-50% ब्याज ले लोगे आप। इधर आ जाओ भैया, क्लियर है भाई? क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। वेरियस लेसन ऑफ कौटिल्य। सबसे पहला पॉइंट क्या था बोलो? इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट बनाया, कौटिल्य ने बनाया था कि ब्याज होगा, ब्याज पे पैसा दिया लिया जा सकता है। सेकंड पॉइंट क्या था बोलो? वेजेस। अगर लेबर काम कर रही है तो लेबर का एक वेजेस बिल बनेगा। वेजेस बिल का मतलब है एक कैटेगरी होगी जो आज भी चलती है। भाई इतने घंटे काम करेगा तो इतना तेरे को मिलेगा। ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? फिक्स। तो पहले गवर्नमेंट थी। अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त जो मौर्य था, उसकी गवर्नमेंट थी जिसने रूल्स बनाए, और ये रूल्स आज भी चलते हुए आ रहे। द कौटिल्य रिकमेंड द एग्रीगेट वेजेस बिल स्टेटेड शुड नॉट बी एक्सीड 1/4 ऑफ द रेवेन्यू। ठीक है, तो जो भी आपका रेवेन्यू होगा ना, वो बिल उससे 1/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो आप कमाते हो 10 लाख रुपए, तो जो वेजेस पे करोगे ना आप, वो आपकी 1/4 होगी। 1/4 मतलब 2.5 लाख। 2.5 लाख से ऊपर वेजेस पे नहीं करोगे। इधर आ जाओ भैया, प्रिवेंटेड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कितना इंटरेस्टिंग वर्ड है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्या मतलब हुआ भाई? बोलो कैसे होता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कैसे करते हैं बताओ? आपको मालूम है आपके माल पड़ा है, आपको मालूम है कि इसको दबा लेता हूं भाव बढ़ेंगे, आपने सारा माल दबा लिया, मार्केट में दे ही नहीं रहे हो। मार्केट में नहीं दोगे, माल की रिक्वायरमेंट शॉर्टेज आ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड जैसी बढ़ेगी प्राइस बढ़ जाएगी। तो मतलब आप क्या करते हो, आपको लग रहा है कि बिजनेस में कहीं कमाई का साधन है, तो आप पब्लिक के बारे में नहीं सोचते हो, आप अपने बारे में सोचते हो। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, गोलमाल करना, इलीगल काम करना, इस किसी का पैसा किसी के ऊपर, किसी की टोपी किसी के ऊपर, ये सब किस में आता है बोलो? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। धंधा कर रहे हो बट धंधा इलीगल तरीके से कर रहे हो आप, क्या बोलेंगे इसको अपन? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कौटिल्य पॉलिसीज हैज टू बी टोटली
क्या बोल रहे हैं बोलो? देखो इसने क्या कहा था, इसने कहा था प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब कि जो भी बिजनेस करेगा वो अनफेयर नहीं करेगा, लीगल करेगा। वेरी प्रोमिनेंट एंड आर्टिकल्स इज, देखो, स्टेट प्लेइंग अ रोल ऑफ फैसिलिटेटर टू प्रोटेक्ट द कमर्शियल इंटरेस्ट, मतलब एक बिजनेसमैन का इंटरेस्ट बना रहे। अगर मान लो आप किसी से बिजनेस कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, और वो आपके साथ चीटिंग कर ले, नेक्स्ट टाइम आप झक मार के भी उसके पास दोबारा नहीं जाओगे और वो धंधा ही बंद कर दोगे। आपको लगेगा बोले यहाँ तो चीटिंग का काम है, ऐसा काम अपने को करना नहीं है। तो पता है क्या है? प्रोटेक्ट द, बोलो बोलो, प्रोटेक्ट द कमर्शियल इंटरेस्ट। तो जो कमर्शियल इंटरेस्ट होता है ना, लेन देन का इंटरेस्ट बना रहेगा। कब बना रहेगा? जब बिजनेस में क्या नहीं होगी? चीटिंग नहीं होगी। इधर आ जाओ भैया, कॉन्सेप्चुलाइज गुड गवर्नेंस। समझना इस बात को। आपको एक वर्ड पढ़ाया था मैंने, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, याद है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कि मेरे जो एम्प्लॉइज है, मेरे जो कस्टमर्स है, जिससे मैंने उधार लिया है, जिसको मैंने उधार दिया है, जो भी लोग मेरे बिजनेस से लिंक रखते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। कोई चीटिंग नहीं, कोई इलीगल काम नहीं, सबको सेटिस्फाई करते हुए चलूंगा। गुड गवर्नेंस का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करूंगा। ऐसा नहीं है मन मर्जी कर ली, किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, गलत नहीं होना चाहिए। सारी चीजें क्या रहनी चाहिए? क्लियर रहनी चाहिए। इलीगल काम नहीं करूंगा, गलत नहीं करूंगा, उसको क्या बोलेंगे अपन? गुड गवर्नेंस बोलेंगे। पढ़ना इसमें देखो, पॉलिटिकल गवर्नेंस और इकोनॉमिक गवर्नेंस इज अ एंड ऑफ गवर्नेंस ऑफ अ पॉलिटिकल गवर्नेंस इज अ मीन्स। दिखाई दिया? बट द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज नॉट रियलाइज इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल वंस। मतलब जो भी आप गवर्नेंस कर रहे हो ना, वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, लोगों के, देखो दिखा देगा, इकोनॉमिक गवर्नेंस ऑफ द पॉलिटिकल गवर्नेंस इज अ मीन्स, मतलब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल गवर्नेंस आपस में लिंक रखती है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आर नॉट रियलाइज एब्सेंस ऑफ पॉलिटिक्स। अगर आपको टैक्स लेना है, ये लेना है, वो लेना है, तो जब तक आपकी पॉलिटिकल स्ट्रांग नहीं होगी, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जिसको देखो खा लेता है पैसा, टैक्स भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं मिल रहा। तो जब गवर्नमेंट के साथ में आपकी पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज दोनों आपस में क्या रहती है, बोलो? इंटरलिंक्ड। देन द गवर्नमेंट बिकम द एंड ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस। गवर्नेंस तभी कर सकती है गवर्नमेंट जब लोग उनकी बातें माने, और पॉसिबल तभी होगा जब आपका रूल, आपकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होगी। इधर आ जाओ भैया, प्रॉफिट मार्जिन। आजकल जो धंधा करते हैं ना, धंधा 5 रुपए की चीज है, सुनना मेरी बात को, आजकल जो बिजनेस करते हैं ना, 10 रुपए का माल बनाया, 50 से कम नहीं बेचते हो। प्रॉफिट बताओ कितना हो गया, बता सकते हो? 40 रुपए प्रॉफिट हो गया। कितने रुपए पे हुआ? 10 रुपए पे। इंटू 100 करो, कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया? 400%। डबल कर दो तो 100% प्रॉफिट होता है, डबल की जगह ट्रिपल कर दो तो 300% या 400%। ये हाल है मार्केट में, ये हाल है। अति हो रही है, मतलब लोग प्रॉफिट कमाते हैं, सोचते नहीं क्या कमा रहे। अरे तो इधर देखो यार, ये कह रहा है कौटिल्य, क्या कहता है? ये कहता है प्रॉफिट मार्जिन रखो, मना नहीं कर रहा हूं, बट एक बिजनेसमैन कितना रखेगा? या 10। देखो 5% लोकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस। देखो अर्थशास्त्र इंडिकेट द प्रॉफिट मार्जिन अलाउड टू मर्चेंट। क्या बोला भैया कौटिल्य ने, चाणक्य ने क्या बोला कि प्रॉफिट मार्जिन रखो। कितना रखो? इससे ज्यादा नहीं भैया, अति मत करो। लोग आजकल क्या करते हैं? अति करते हैं। अगर आप लोकल माल बना रहे हो ना, लोकल इंडिया की इंडिया में माल बेचोगे तो 5% ज्यादा प्रॉफिट नहीं लोगे, और अगर माल फॉरेन से इंपोर्ट करके बेच रहे हो तो 10% ज्यादा प्रॉफिट नहीं लोगे। अरे 9 का है। आप सब्जी लेने जाओ, सब्जी मंडी से सब्जी लाओगे ना होलसेल वाली रेट की, और रिटेल रेट में 3 गुना का फर्क होगा। वही आलू टमाटर की बात करें, 10 रुपए किलो टमाटर 30 रुपए किलो बेचते हैं वो। हाँ कम से कम, सबसे कम भी 9% तो चलो, हाँ भाई बोलो कोई डाउट? प्रॉफिट मार्जिन में क्या बोला इसने, क्या बोला चाणक्य ने? भाई 5% रखो लोकल माल पे, फॉरेन से माल इंपोर्ट करके बेचोगे तो 10, बस। इससे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन, देखो मार्जिन अलाउड टू द मर्चेंट, इतना ही अलाउ है, इससे ज्यादा अलाउ नहीं है। इधर आ जाओ भैया, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। अब भाई सीधी सी बात है, गवर्नमेंट चलानी है ना, बिना टैक्स के गवर्नमेंट नहीं चलती। ये तो मानते हो नहीं मानते हो? इधर देखो, कौटिल्य डिस्कस द टैक्सेशन इन अ सेवरल अंडरलाइन प्रिंसिपल्स। The taxing power should be state to a limited tax to be felt to be a heavy taxes, or a tax hikes are introduced gradually. Tax should be levied to a place, time, form and tax level equate to the reasonable। ध्यान से देखो, और कुछ मत देखो, एक वर्ड देखो भैया, जो टैक्स होना चाहिए ना,
वो बराबर होना चाहिए। बराबर मतलब सबके लिए बराबर। ऐसे नहीं है भाई जो शेड्यूल कास्ट है उसके टैक्स नहीं लगेगा, जो जनरल है उसके टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए टैक्स क्या रहना चाहिए? बराबर रहना चाहिए। रीजनेबल, रीजनेबल समझ रहे हो? अति मत करो। याद है वो गवर्नमेंट, वो अपने देखा था महात्मा गांधी वाला, उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स नमक के ऊपर कितना % टैक्स लगा दिया था? 400% टैक्स लगा दिया था। आप सोच रहे हो क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। टैक्स लो, मना नहीं कर रहे पर, बट टैक्स क्या होना चाहिए? रीजनेबल, जिससे पब्लिक दे पाए। अगर पब्लिक से लिमिट से ज्यादा टैक्स मांगो, उग्र हो जाएगी फिर वो। आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? द गवर्नमेंट शुड कलेक्ट द टैक्स हनी बी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट सक द राइट अमाउंट ऑफ हनी फ्रॉम द फ्लावर एंड बोथ कैन बी सर्वाइव। कुछ समझ में आया? ये जो होता है ना मधुमक्खी, ये फ्लावर में से मधु निकालती है, उतना ही निकालती है जितने में फ्लावर कंफर्टेबल रहे। ऐसे नहीं उस फ्लावर को चूज जाती है। समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो फ्लावर भी वैसा वैसा रहता है, उसमें से हनी भी निकल जाता है, तो हनी का भी काम हो गया और फ्लावर का भी काम हो गया। ये कहना चाह रहे हैं कि टैक्स इतना लो जिससे कि वो, जिससे ले रहे हो आप, आपकी जो पब्लिक है वो पब्लिक भी ज्यादा परेशान नहीं हो और आपका भी काम हो जाए। समझ में आया? लॉजिक समझ में आ रहा है कहना क्या चाह रहा हूं मैं? इधर से आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला इसने? बताओ बताओ। हाँ भाई, पॉइंट्स क्लियर हो गए सारे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला इसने कौटिल्य ने? एजुकेशन। ये एजुकेशन क्या कहते हैं? आज इंडिकेटेड द ट्रेनिंग एंड लर्निंग। ये कहता है भैया जो भी लोग है ना, जो भी आपके इंप्लॉइज है, प्लस साथ के साथ जो भी आपके सराउंडिंग में पब्लिक रहती है, सबको क्या करो? एजुकेट करो, ट्रेनिंग दो। कौटिल्य स्टेट दैट द इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, पैसा लगाओ, किसमें लगाओ? लोगों में पैसा लगाओ। लोगों को क्या करो? एजुकेट करो। स्पेशली ना हायर एजुकेशन विच ग्रेटर इंपैक्ट टू द ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आपको कंट्री का डेवलपमेंट चाहिए ना, तो लोगों को पढ़ा लिखा बना दो। जिस दिन लोग पढ़े लिखे बन गए ना, उस दिन आपकी कंट्री डेवलप होगी। अगर आप देखें ममता बनर्जी दीदी बोलते हैं ना, ये वहां पे क्यों राज करती है? इसलिए राज करती है क्योंकि वहां पे लोग पढ़े लिखे नहीं है। कहां पर? वेस्ट बंगाल में। जिस दिन लोग पढ़े लिखे बन जाएंगे ना, ममता दीदी को वोट नहीं देंगे। वो चाहती है गरीब बने रहे और ये अनपढ़ बने रहे, क्योंकि अनपढ़ रहेंगे ना तो ये मेरी बात मानेंगे। पढ़े लिखे लोग क्या होते हैं? वो समझ जाते हैं, अच्छा बेवकूफ बना रही है, तेरी बात मानेंगे नहीं हम। अनपढ़ आदमी क्या होता है बेचारा, उसको नॉलेज ही नहीं है, उसको 1500 देके खुश कर देते हो आप। अरे समझ में क्या बोल रहा हूं? क्या बोलेंगे इसको? एजुकेशन। तो एक कंट्री ग्रो तभी कर सकती है जब उसके लोग क्या होंगे? एजुकेटेड होंगे। इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब उसकी कंट्री के लोग क्या होंगे? एजुकेटेड होंगे। इसलिए कौटिल्य कहता है, क्या कहता है? ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन मतलब आदमी, आदमी पे इन्वेस्ट करो। मतलब आपकी कंट्री में जितने भी लोग हैं ना, उस पर खर्चा करो और उनको क्या करा दो? पढ़ा लिखा बना दो। जैसे ही वो पढ़े लिखे बन जाएंगे, दिमाग चलने लग जाएगा उनका। इधर से आ जाओ। टुवर्ड्स हायर सैंक्शन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विद पीपल वेलफेयर। भैया जैसे जैसे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना, वैसे वैसे लोग वेलफेयर होता है। आपको पता है अमेरिका में कोई भी आदमी 1 रुपए नहीं बचाता, जितना कमाता है उतना खर्च कर देता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का जवाई होता है। जिस दिन एक बच्चा जन्म लेता है ना, उस गवर्नमेंट का जवाई बन जाता है। समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं? पर टॉपिक पे ध्यान से सुनना। वहां पर अगर आपने जन्म ले लिया तो उसी टाइम आपकी इंश्योरेंस हो जाती है, गवर्नमेंट इंश्योरेंस कर देती है आपकी। अब आपके कुछ भी होगा ना, खांसी जुकाम भी होगा ना, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज करा लो, पैसा नहीं देना। सारा पैसा कौन पे करेगी? गवर्नमेंट पे करेगी। आपका कोई लेना देना नहीं है। आपके कुछ भी होए, कहीं भी होए, कहीं भी जाओ इलाज करा लो, और पैसे वैसे की टेंशन नहीं है। पैसा सारा कौन देगी? गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं इसको? बोलो। टुवर्ड्स हायर सुटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ विद पब्लिक वेलफेयर। अगर कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना, तो पब्लिक वेलफेयर होगा। पब्लिक वेलफेयर मतलब वो कंट्री पैसे वाली होगी, तो पैसे को किस पे खर्च करेगी? लोगों पे खर्च करेगी। आज अगर यूएस को बोले, यूएस को बोलते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? डेवलप्ड इकोनॉमी का मतलब है उस पे जितने डेवलपमेंट होने थे हो गए, वहां गरीब आदमी नहीं मिलेगा, कोई भीख नहीं मांगता वहां पे। वो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्यों? क्योंकि सब लोग पैसे वाले हैं, सबके पास पैसा है। मतलब वहां उसका रीजन बताऊं क्या क्या है? क्योंकि वहां गवर्नमेंट इतना ज्यादा सपोर्ट करती है जिसकी, और वहां क्या पॉपुलेशन नहीं है। गरीबी कब आती है? जब पॉपुलेशन कम है। अच्छा आप जाओ यूएस का वीजा लेके बता दो, यूएस का वीजा ही नहीं मिलेगा आपको। मिल भी गया तो यूएस वाले का वीजा अच्छा खासा पैसे वाला पैसे मिलेगी, कि मतलब इतना पैसा खर्च करोगे तो वीजा मिलेगा।
और वो फटाफट रवाना कर देंगे इंडिया, आपको ज्यादा दिन रोकेंगे नहीं अपने पास। क्यों? क्योंकि अगर आपको वहां की सिटीजनशिप मिल गई तो यूएस की गवर्नमेंट के ऊपर खर्चा बढ़ गया, तो आपको भी खर्चा करना पड़ेगा, आप भी उनके जवाई बन जाओगे। आ रहे को समझ में क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, वहां पर इंश्योरेंस पहले दिन ही रहती है, जिस दिन वो बच्चा जन्मता है उस दिन इंश्योरेंस रहती है। हाँ, वहां पैसे नहीं लगते। ठीक है, इधर आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट देखना भैया। तो इधर आ जाओ, रूल्स एंड ड्यूटीज एंड क्वालिटीज। अ रूल हु एडमिनिस्ट्रेट, सुनो टॉपिक खत्म होने वाला है। द रूल्स हु एडमिनिस्ट्रेट द जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ 4 प्रिंसिपल: राइटनेस, एविडेंस, हिस्ट्री ऑफ केस एंड प्रिवेंटिंग लॉस कंडक्टेड टू द अर्थ। सुनो, इतना सा ये कहना चाह रहे हैं कि भैया जो रूल्स बना दिए गए, रेगुलेशन बना दिए गए, सबको फॉलो करना। उसके क्या है, लॉ बना दिया। लॉ समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं भाई? कानून बना दिया। आज इंडिया में क्या है, पूरी कंट्रीज में क्या है, वो कानून सबको क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ भैया, लॉ, जस्टिस एंड पनिश। बताने की जरूरत ही नहीं, जो लॉ बना दिया गया है उसको सारी की सारी पब्लिक को क्या करना है, फॉलो करना है। अगर वो फॉलो करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जस्टिस मतलब न्यायालय क्या करेगा, उसको बोलो पनिश करेगा। ये सारी बातें है ना चंद्रगुप्त मौर्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य, जिसको अपन क्या बोलते हैं, चाणक्य, उस चाणक्य ने बना दिया था ये। आज लोग इसको यूज करते हैं, आज हर कंट्री यूज करती है। बड़ी बना के कौन चला गया था? चाणक्य बना के चला गया था। इधर से आ जाओ, एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही। आज अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो पूरी की पूरी जो कंट्री है ना, 90% किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमी। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए ना, बारिश होगी, एग्रीकल्चर होगा तो इकोनॉमी डेवलप करेगी। क्योंकि हर फैक्ट्री को जो रॉ मटेरियल मिलता है ना, वो खेती से मिलता है। खेती नहीं होगी तो रॉ मटेरियल नहीं होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? दिस 3 प्रिंसिपल प्रोवाइडिंग मेंट टू बी अ मीन ऑफ लाइवलीहुड। लाइक देखो, कृषि दिख रहा है, एग्रीकल्चर, कैटल, पशुपालन दिखाई दे रहा है, और ट्रेड। ये 3 चीज होगी ना तो ही वो कंट्री क्या करेगी, बोलो, ग्रो करेगी। इधर से आ जाओ भैया। तो मेरी तरफ से आप लोग का एक टॉपिक हो गया। कौन सा टॉपिक हो गया, बोलो? कौटिल्य अर्थशास्त्र। हाँ, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा। पहले तो देख लो भैया, कौटिल्य कौन था, वापस रिपीट करो। चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य का जो एडवाइजर था ये। इसने जो ये अर्थशास्त्र लिखा था, इसके 15 चैप्टर थे, देख रहे हैं? उसमें 380 श्लोक थे और इतने सूत्र को अपन बोलते हैं फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला अपनी लैंग्वेज में। तो इतने फॉर्मूले बनाए, ये टेक्निक्स बनाई थी इसने कंट्री चलाने के लिए। वेरियस लेसन क्या दिया भैया कौटिल्य ने, क्या बताया, बोलो? ब्याज लेंगे, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, हर तरीके का ब्याज होगा, पर ब्याज इतना होना चाहिए जो सूटेबल हो, समझ रहे हो, अति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वेजेस, जो भी आपके लेबर होंगे उनको वेजेस देंगे, बट वेजेस बिल बना दिया कि इस लिमिट तक वेजेस देंगे, और 1/4 ऑफ रेवेन्यू। प्रिवेंटिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इलीगल ट्रेड नहीं होना चाहिए, चीटिंगबाजी वाला काम नहीं होना चाहिए। फिर क्या बोला? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। आप जब बिजनेस चलाते हो तो बिजनेस में एम्प्लॉइज होते हैं, लेबर होती है, क्रेडिटर, डेटर होते हैं, कस्टमर होते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करोगे। प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए आपका 10-5%, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, समझ में आ गया? टैक्सेशन, बिना टैक्स के तो कंट्री चल ही नहीं सकती। टैक्स कैसा होना चाहिए? हनी बी जैसा। हनी बी याद है? न ज्यादा न कम। ज्यादा टैक्स लगाने से गवर्नमेंट, पब्लिक आपके अगेंस्ट हो जाएगी। एजुकेशन, कौटिल्य कहता है कि हर आदमी को क्या मिलनी चाहिए? एजुकेशन। अगर वो एजुकेशन मिलेगी तो उस कंट्री की इकोनॉमिक क्या होगी? डेवलपमेंट होगी, ठीक है। हाँ, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन बींग्स, आगे देखो, हायर सुटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द पब्लिक वेलफेयर, दिखाई दे रहा है आपको? पब्लिक के वेलफेयर के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ करना है। रूल्स एंड ड्यूटीज बना दी गई, सबको फॉलो करनी है। अगर वो नहीं फॉलो करता है तो उसके लिए न्यायालय बना दिए गए जिसको पनिश किया जाएगा, और एक एग्रीकल्चर भी। अब बताओ क्या ये वर्क कर गया, नहीं कर गया? कौटिल्य तो लिख लोगे अगर आता है तो, ज्यादा हार्ड नहीं है। कौटिल्य क्या सीधी सीधी बातें कर रहा था, कंफ्यूज नहीं कर रहा था ज्यादा।